नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे पीएम मोदी को लेकर क्या बोल गए शरद पवार, बीजेपी अध्यक्ष को लेकर क्या है आरएसएस का प्लान, बीएमसी चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शरद पवार ने कह दी बड़ी बात, जिसे सुन विपक्ष में पसरा सन्नाटा। ब्राह्मण ही होगा अगला बीजेपी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति चुनाव ने बदला गणित, 3 नाम रेस में सबसे आगे। बीएमसी चुनाव पर छड़ा घमासान, एकनाथ शिंदे अजीत पवार को चेतावनी, शरद पवार गुट ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। सीएम फडणवीस ने उद्धव की कर दी भयंकर बेइज्जती, बोले बाल ठाकरे ब्रांड थे लेकिन उद्धव ठाकरे ब्रांड नहीं। मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर फेंकी गई स्याही, एक्शन में आई मुंबई पुलिस, राज ठाकरे पहुंचे, शिंदे गुट ने भी जताई नाराजगी। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने उन्हें बधाई दी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार ने एक्स पर लिखा, आपके जन्मदिन पर मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और लंबी उम्र दे। मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता रहे और आने वाले सालों में और तरक्की करे। शरद पवार के इस ट्वीट से विपक्षी खेमे में जरूर सन्नाटा पसर गया है। विपक्ष पहले ही चुनाव दर चुनाव हार से हताश और निराश है, जिस पर विपक्ष नेगेटिव पॉलिटिक्स भी कर रहा है। ऐसे में शरद पवार ने भी पीएम मोदी को ही आगे देश का प्रधानमंत्री रहने की शुभकामनाएं दी हैं, जिससे इंडी गठबंधन बुरी तरह से नाराज हो गया है। वैसे भी खबरों की माने तो शरद पवार खुद विपक्षी गठबंधन से बाहर आने का कोई ना कोई संकेत जरूर दे रहे हैं और ये इससे जोड़कर देखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ये ट्वीट करके संकेत दिया कि वो अपनी पार्टी का विलय अपने भतीजे अजीत पवार की एनसीपी में भी कर सकते हैं। अजीत पवार खुद इस वक्त महाराष्ट्र की महायुति सरकार का हिस्सा हैं, डिप्टी सीएम हैं। आपको बता दें कि शरद पवार के 10 विधायक हैं और 12 सांसद हैं। अगर ये एनडीए का हिस्सा होते हैं तो मोदी सरकार को और ज्यादा मजबूती मिलना तय है। महाराष्ट्र के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देश में पक्ष विपक्ष के तमाम नेता सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए और इसको लेकर बीजेपी ने जहां जश्न मनाया तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से शरद पवार का एक्स पर ट्वीट आया है तो उसको लेकर एक राजनीतिक बहस जरूर छिड़ गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी का आंतरिक गणित बदल गया है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोनों के ओबीसी होने की वजह से पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को ही बिठाना चाहती है। रामनाथ कोविंद दलित समाज से हैं और राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं और मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति महिला हैं और आदिवासी भी हैं। इसलिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक संघ भी चाहता है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण नेता को ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से अचानक इस्तीफा दिया और फिर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जातिगत गणित बदल चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि नए अध्यक्ष को लेकर पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की कम से कम 2 बार मीटिंग हो चुकी है और उससे जो कुछ पता चल रहा है उससे लग रहा है कि पार्टी अब ब्राह्मण नेता को ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। जिन ब्राह्मण चेहरों को लेकर बीजेपी अब तक मंथन कर रही है उसमें मौजूदा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका नाम सबसे आगे है। खबरों के मुताबिक संघ भी यही चाहता है कि ब्राह्मण नेता ही ये पद संभाले। ऐसे में जेपी नड्डा पहली पसंद हो सकते हैं, जिनकी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लंबे वक्त से अच्छी ट्यूनिंग है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 कार्यकाल तक पार्टी अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन तकनीकी रूप से नड्डा का अभी एक ही कार्यकाल हुआ है और उन्होंने पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम संभाला था और पिछले करीब 1.5 साल से उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया। खबरों के माने तो बहुत ज्यादा संभावना मानकर यही चल रहे हैं कि नड्डा इस्तीफा देंगे और फिर उन्हें औपचारिक तौर पर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया जाए। बीजेपी जिस दूसरे ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है उसमें
खबरों के मुताबिक राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम भी शामिल है। शर्मा यूपी के कद्दावर ब्राह्मण चेहरे हैं और प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। बीजेपी और संघ के सूत्र बता रहे हैं कि अगले संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो तीसरा नाम है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यह है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत दिलाने वाले फडणवीस का नाम पिछले साल जरूर पार्टी अध्यक्ष के रूप में सामने रखा गया था, लेकिन उस वक्त भी राज्य के विधानसभा चुनावों के समीकरणों को फुल प्रूफ बनाने और पार्टी की अगली पीढ़ी के नेतृत्व को निखारने के इरादे से फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। लेकिन अब बीएमसी चुनाव है, ये कयास है, कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी और शरद पवार गुट के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस बार बीएमसी चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और मेयर पद इस बार बीजेपी के कब्जे में ही रहने वाला है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भरोसा दिया है और बीएमसी में बीजेपी का मेयर देखने को मिलेगा। फडणवीस के इस बयान पर एनसीपी विधायक रोहित पवार ने तीखी टिप्पणी की। रोहित ने लिखा कि मेरी बात लिख लें और उसकी क्लिप भी संभाल कर रख लें, चाहे कुछ भी हो जाए, मुंबई का मेयर महायुति से ही होगा। यह मुख्यमंत्री देवाभाऊ के बीएमसी चुनावों में अपनी जीत पर दिखाए गए आत्मविश्वास का अगला स्तर है, जो वोटर लिस्ट, ईवीएम मशीन और चुनावी मशीनरी के बिना नहीं आएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस आत्मविश्वास की पराकाष्ठा यह है कि भले ही कोई हमारे साथ आए और कोई हमारे साथ ना आए। ऐसे शब्दों में उन्होंने अपने ही सहयोगी यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को चेतावनी दी है और उन्हें एक तरह से बीजेपी के पीछे चलने वाला करार दिया। यही बीजेपी का असली विकराल चेहरा है, ये कहना है रोहित पवार का। अब बीजेपी के दोनों कंधों पर सिर रखने वाले भाई दादा स्वाभिमानी तीर दिखाते हैं या सिर कटने के डर से बीजेपी के पीछे चलते हैं, ये देखना होगा। रोहित के इस हमले का बीजेपी नेता नवनाथ कमल ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, रोहित पवार जी, देवाभाऊ का विश्वास ईवीएम की वजह से नहीं बल्कि जनता के विश्वास और जनार्दन के आशीर्वाद की वजह से है। यानी जनता बार बार बीजेपी में भरोसा दिखा रही है, इसलिए बीजेपी जीत रही है और आपके पेट में दर्द हो रहा है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, अभी बीएमसी चुनावों का बिगुल नहीं बजा है, लेकिन उससे पहले ही सियासी समीकरण साधने के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जरूर जुट गए हैं। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की बेइज्जती की। बीएमसी चुनाव में महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और ये खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है और ना ही कोई सियासी तस्वीर साफ हुई है, क्योंकि ठाकरे बंधुओं को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार मुंबई महानगर पालिका पर महायुति का ही भगवा लहराएगा और महापौर भी महायुति का होगा। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना ठाकरे गुट को सीधी चुनौती दी है। आने वाले चुनावों को देखते हुए मुंबई में बीजेपी का विजय संकल्प मेला जो है वो रैली आयोजित की गई और इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एक एक करके अपने बाणों के तीर जो हैं वो उद्धव ठाकरे पर चलाए, जमकर उनकी बेइज्जती की और उन्होंने गाने का सहारा भी लिया, जहां पर वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साठन ने ब्रह्मोस मिसाइल जैसा हमला किया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। पिछली महापालिका चुनावों में हम थोड़े से चूक गए थे, केवल 2 नगर सेवक कम पड़े थे। हमें पता है कि कमी रह जाए तो क्या करना चाहिए। महापौर पद के लिए बीजेपी ने पहले ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछली बार उद्धव ठाकरे की इच्छा थी कि मेयर उनका हो, तब हमने जरा भी देर नहीं की, सबको बुलाया और कहा महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष सब आप ले लो। हम विपक्ष का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो हम अंकुश रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन 2019 का चुनाव आया और फिर मुझे गाना गाना पड़ा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। इस गाने के माध्यम से सीएम फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने उपकार की कदर नहीं की। सीएम फडणवीस ने कहा कि हम लड़ने वाले हैं, रोने वाले नहीं। 2022 में हमने गनीमी कवा दिखाया और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार लाई, चाहे कोई साथ आए या ना आए। मुंबई में महायुति का झंडा जरूर लहराएगा और मेयर भी महायुति का ही होगा। उन्होंने आगे कहा, साधारण बेस्ट का चुनाव था, फिर पार्टी के नाम पर क्यों लड़े? तो कहते हैं हमारा ब्रांड है,
हमारे ब्रांड हैं, हमारे शशांक राव और प्रसाद लाड दरेकर ने दिखा दिया। अरे शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ब्रांड हैं, तुम ब्रांड नहीं हो। इसी तरह सीएम फडणवीस ने एक बार फिर ठाकरे गुट पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि बालासाहेब ठाकरे ब्रांड थे, तुम ब्रांड नहीं हो और ना ही तुम ब्रांड बन सकते हो। खबरों के आखिर में बात मीनाताई ठाकरे के अपमान की। मुंबई की शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे की पत्नी और उद्धव ठाकरे की मां साहिब मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर स्याही डालने का मामला सामने आया, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। 17 सितंबर सुबह करीब 6 बजे के आसपास किसी ने लाल रंग की स्याही मीनाताई ठाकरे के पुतले पर डाल दी और एक राहगीर ने प्रतिमा पर लाल रंग पड़ा देखा, जिसके बाद उसने दूसरे लोगों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मां साहिब की प्रतिमा की सफाई कर दी। इस बीच पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी का पता लगाने के लिए 8 टीमें बनाई हैं। महाराष्ट्र के गृह और राजस्व मंत्री योगेश कदम ने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात की। शिंदे गुट के नेता योगेश कदम ने मीनाताई ठाकरे को शिव सैनिकों की मात्र शक्ति बताया और कहा, उनकी प्रतिमा पर रंग डालना शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ा है, जिसको लेकर एक बार फिर बवाल हो सकता था। लेकिन मुंबई पुलिस जैसे ही एक्शन में आई तो मामले को शांत कराया गया है। अभी 8 टीमें इस मामले में लगाई गई हैं कि किसने यह हरकत की है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।